Hello, my dear aspirants. I welcome you all to my channel Guidance by Apurva. इस वीडियो में हम लोग IRAM इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे जो कि 2020 का पेपर है। ये जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ये वाले जो पेपर है मैंने एनटीए की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। आप लोग भी जब भी डाउनलोड करें तो प्लीज एनटीए की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि वही उसका करेक्ट आंसर बताएगी और वही वेबसाइट के जो आंसर है बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर हमने ड्रॉप किया है, मतलब कौन सा क्वेश्चन हमने ड्रॉप कर लिया है। और बाय चांस किसी एक क्वेश्चन के दो आंसर्स हुए तो वो भी मार्क्स इसी ही पेपर में आपको रिफ्लेक्ट किए करे मिलेंगे। और मैं उसी से ही ये वाला सारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलो लेट्स बिगिन। बिगिन करने से पहले मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज 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 आप अभी जाके अपने पेन और पेपर ले आए, क्योंकि मैं आपके सामने ही इवेलुएट करूंगी कि ये किस वाले पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे लिख लेना कि भाई ये कौन सी वाले थ्योरी से आया है या इंटरनेशनल रिलेशन से आया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आया है। तो उससे ये चीज आप खुद ब खुद पेपर इवेलुएट करना सीख जाएंगे। तो चलो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लॉक इंश्योर्स द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हाँ जी, ये जॉन लॉक का ही स्टेटमेंट है। वो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी जिसको एलएलपी करके भी हम याद रखते हैं, वो जॉन लॉक सर का ही स्टेटमेंट था। इंश्योर्स द राइट एंड लॉक वाज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। ऑब्वियसली आप जब लिबर्टी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल के अंदर उसकी इंडिविजुअलनेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हर किसी का अपना अपना होना चाहिए, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, जो कि लिबर्टी और लाइफ वाली राइट्स है। तो यस, ये दोनों मैच बैठती हैं और इसका आएगा ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। देखिए इसमें बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, अगर इसके आगे ये भी लिखा होता ना एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, तो ये एक टाइप का मैच भी बैठ सकता था, बट इसमें ऐसे दिया है। बट जैसे फिर उसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ता कि टू को आगे करना पड़ता। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू, ये सही बैठ जाता। अगर इसी क्वेश्चन को मुझे फिर से इसी पेपर में दोबारा से डालना है तो मैं लॉक वाली स्टेटमेंट को ये बना दूंगी कि स्टेटमेंट ये वाली ऊपर कर दूंगी, लॉक वाले को नीचे कर दूंगी। और फिर मैं बोल दूंगी कि स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन, ऐसे भी कर सकती हूँ अगर फिर से पेपर आया तो। पर इनके ऑप्शन में ऐसे ही दिया है कि वन एंड टू आर करेक्ट, तो करेक्ट ही होना है। ठीक है, आप चाहे तो ना इनको मैच करके भी देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे लॉक मुझे नहीं याद रहा, बट मैं ये लिबर्टी लाइफ प्रॉपर्टी और इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट करके देख सकती हूँ कि ये मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली किसी एक स्कॉलर ने दिया होगा। थोड़ा थोड़ा आप तुक्केबाजी करना भी सीखिए। मैं अभी जो पेपर सॉल्व कर रही हूँ उसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ, पेपर क्वेश्चन नंबर वन के आगे आप पॉलिटिकल थिंकर्स भी लिख सकते हो, वेस्टर्न थिंकर लिख लो चाहे। इसे आप अच्छे से इलेबोरेटली समझ पाएंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज adopted by UN जनरल असेंबली इन यस 1948। इसके आगे लिखो, क्वेश्चन नंबर टू के आगे लिखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और चाहे तो हाइफन लगा के यूएन भी लिख लो, ताकि बाद में जब आप अपनी ये कॉपी देखो तो आपको चीजें याद हो जाए। बेस्ट पार्ट यही है कि आप पेपर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर ही लिखते रहें। ये वाली ठीक है, ये फिर से चीज देख लीजिए, शांघाई कॉपरेशन का करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है। इसके क्वेश्चन नंबर थ्री के आगे भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डालिए। आईआरएएम है ना, उसमें थोड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो एरिया फोकस्ड पेपर होता है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने रिसेंटली ज्वाइन किया था। तो ये एक थोड़ा सा मतलब करंट टाइप की चीज भी है, पर जैसे 2017 भी हो गया, बट फिर भी ये चीज जैसे इन लोगों ने ज्वाइन किया था, बट फिर भी ये चीज काफी रिसेंट में इंक्लूड की जाती है। और अब आप ये भी चीजें साथ के साथ पढ़ लीजिए ना कि एस सी ओ किस चीज पे फोकस करता है, कब बनी थी ये बॉडी। ज्यादातर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशिया चाइना ही होते हैं इसमें। कौन कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो इसमें नहीं है, ये आपके नोट्स में खुद होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। देखिए जो क्रिटिकल थ्योरी थी ना, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल जो था, जर्मन का स्कूल था,
और जो एक्चुअली क्या होता है, जैसे इंग्लिश स्कूल हो गया, ब्रिटिश स्कूल हो गया, जैसे उसी को ही बोलते हैं, जैसे ये शिकागो स्कूल हो गया, ये ऐसे ऐसे जो एक स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है ना, कि जैसे उन्हीं के जो स्टूडेंट्स है वो सेम सेम थ्योरी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो उनकी एक टाइप की आइडियोलॉजी को उनके स्कूल का नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही क्रिटिकल थ्योरी जो है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल की ही थ्योरी है। और ये एक्चुअली कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज को आगे, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं, और ये हर चीज को क्रिटिकली देखते थे। जैसे कार्ल मार्क्स जैसे क्या करते थे, उन्होंने हिस्टोरिकल हिस्ट्री को कहा था कि हिस्ट्री में हमेशा से यही रहा है कि एक क्लास को दूसरी क्लास सप्रेस करती है। तो वो भी चीजों को क्रिटिकली देखते थे। अब उनके नीचे जो जितने भी वंशज वंशज आई मीन टू से, जो उनके स्टूडेंट्स थे, फर्दर स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स, और जो उनकी आइडिया को मानते थे, तो उनका एक पूरा जर्मनी में स्कूल बन गया और उसको बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो बाय चांस जैसे आप ये नाम देख लेना, तो वैसे तो इसके दो आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही फ्रैंकफर्ट स्कूल के थे, इसलिए क्रिटिकल थ्योरी से इसको मैच कर देते हैं। आप ये क्वेश्चन देखते ही मेरे कहने पे विकिपीडिया का पेज खोलिएगा और उस पे वो सारी चीजें पढ़िएगा। विकिपीडिया पे आपको क्रिटिकल थ्योरी सर्च करनी है, ठीक है? तो और एक चीज और है कि आप इस चीज को थोड़ा सा जर्मनी वाली चीजों से भी मैच कर सकते हैं, पर इसमें जैसे बर्लिन नाम सोच के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस या बर्लियन, इनके लिए भी आप अलग से पढ़िए, और इनका भी जैसे जो भी ऑप्शन आता है ना, उसका भी आप अपने नोट्स में जहाँ पे आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनका लिखते जाइएगा। तो जैसे हर्बर्ट मार्कोसर और हेबरमास, ये दोनों तो है ही क्रिटिकल थ्योरी के। और ये इसके आगे क्रिटिकल थ्योरी का पूरा एक पेज अभी बना लीजिए कि कौन कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में उसी पेज में लिख लीजिएगा, क्रिटिकल थ्योरी एक्चुअली में है क्या, उसका मीनिंग एग्जैक्टली। थोड़ा सा मतलब समझने में थोड़ा इधर उधर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी हमने आईआर और पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट नहीं किया है। बट ये एज अ बेस है कि आपने जब पेपर किया तो साथ में ये चीजें की, तो ताकि जब आप पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन फिर से करेंगे, तो वो चीजें आपके एकदम से माइंड में बड़ी बड़ी होके मतलब एकदम रिफ्लेक्ट होगी अच्छे से, कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैम ने माइक्रो टॉपिक्स में इस चीज को इंक्लूड किया है। ठीक है, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। 100 क्वेश्चन है, आई थिंक मैं दो वीडियोस में कर दूं ये वाला पार्ट। ये वाला जो पैसेज है ना, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, ये पूरा का पूरा ना ग्लोबल ऑर्डर वाली चीज पे है। तो ये आप इसको पढ़िए और इसका भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बाई चांस ना आपको समझ आए और इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा, ताकि जब मैं पार्ट 2 अपलोड करूं तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक ये इजी ही होते हैं, ये ज्यादातर इजी ही होते हैं, बट फिर भी आपको अगर थोड़ी और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू टेल मी। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही ज्यादा एवरग्रीन एवर फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर कंपटीशन एग्जाम्स में आता रहता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो साइमन पिन हंटिंगटन की एक तो ये चीज है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। एक साइमन पिन हंटिंगटन की एक और चीज है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इंडिया को कौन सी वेव में डाला है इन लोगों ने। तो साइमन पिन हंटिंगटन का आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी लिख लीजिए, और साथ ही साथ उसी पेज में नीचे आप वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी का भी थोड़ा सा ये वीडियो देख के ही लगा लीजिए, लिख लीजिए। मैं सैमुअल पिन हंटिंगटन साहब की दो वीडियोस अपने पेज पे शेयर करूंगी, गाइडेंस बाय अपूर्वा फेसबुक पे। तो अगर आप वीडियो से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप वो वीडियो देख के नोट्स बनाइए, नहीं तो सैमुअल पिन हंटिंगटन का विकिपीडिया पेज खोलिए, वहां से बनाइए। अब देखिए, जैसे हंटिंगटन साहब का तो मैंने यही कर लिया, अब जैसे एलिमिनेशन में कर रही हूँ, तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट थे, इनके टाइम पे जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो आप इसको ऐसे कट कर दीजिए। सिगमंड फेरेड, वही मैं बोल रही थी, क्रिटिकल थ्योरी वाले फ्रैंकफर्ट वाले स्कूल के स्कॉलर हैं, और मतलब स्कॉलर नहीं, मतलब इन्हीं जैसे मार्क्स एंड फ्रैंक सिगमंड फेरेड की थ्योरी के ऊपर ही आगे वाली चीजें, आगे जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है वो बेस हुआ था। तो जैसे आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, पर ज्यादातर इनकी आइडियोलॉजी मार्क्स की आइडियोलॉजी मिलती मिलती है। बट क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक्चुअली क्या बताया गया था कि जैसे जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है, जब अरब वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट पे जा रही है, तो उनका ऑलरेडी एक टाइप का सिविलाइजेशन कल्चर है। तो उन दोनों की जो आइडियाज है, उनके आइडियाज में बहुत ज्यादा मतभेद है। और कैसे आप कोई बाहर का कल्चर जब उधर के लोगों के लोकल कल्चर पे आप इम्पोज करोगे, तो इस तरह को उन्होंने एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर जो बच्चे पढ़ने के शौकीन हैं तो मेरे कहने पे वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं फेसबुक वाले पेज पे वो इन दोनों हंटिंगटन साहब की वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दोनों डालूंगी।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 9 के आगे तो आप लिखिए आईआर पैसेज, ये पैसेज आईआर का था। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसके आगे आप लिखिए ये आईआर में ही आते हैं हंटिंगटन साहब, तो इसके आगे भी आप आईआर ही लिखिए। आप खुद से लिखते जाइएगा। सेकेंड वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूंगी कि किस क्या वो है, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद से भी काम करना सीखें कि कैसे आप कोई भी पेपर, क्योंकि मैं सिर्फ यही करा रही हूँ ना ये PISM और IR के, और फिर बाकी आप साओ वगैरह के पेपर भी तो खुद से देंगे, तो उसका भी पेपर आप इसी तरीके से एनालाइज कीजिएगा। गिवन बिलो फिर से आगे टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजनिंग, इसमें इसमें आता है कि ए इज आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलो हम पढ़ते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ जी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें थोड़े से ही मेंबर हैं, और हम इंडिया भी बहुत ज्यादा चीज पे डिबेट कर रहा है कि इसको एक्सपेंड करो, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाओ। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है कि कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स वो टाइम पे टाइम चेंज होते रहते हैं। तो चलो ये चीज आप यूएन का सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इसके आगे भी 11 के आगे आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फिर से यूएन लिख दीजिए। ठीक है, ये आप करते जाइए ताकि जब भी आप फिर से पेपर के लिए दोबारा से रिवाइज करें तो आपको पता है कि क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ जी, ये लोग पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं पे भी कुछ भी युद्ध होने वाला होता है, वीटो पावर वगैरह इनके पास जाती है कि जो परमानेंट 5 जो हैं P5, उनमें से कोई भी एक ने वीटो कर दिया तो वो डिसीजन डिले हो जाता है। जो एक्चुअली क्रिटिकली इसको ऐसे देखा भी जाता है कि भाई जैसे यूएस है, फ्रीडम के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे किसी को अटैक करने जाता है तो यूएस अपनी वीटो पावर यूज कर लेता है, और ऐसे ही रशिया भी बहुत बार अपनी वीटो पावर यूज करता है। तो यूएनएससी हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट, हाँ जी वो करता है, और एनी सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रैक्शन और गिव राइज टू डिस्प्यूट। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, एनी सिचुएशन विच माइट लीड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन और गिव राइज टू डिस्प्यूट, ये वाली चीज डायरेक्टली डायरेक्टली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से मैच होती है, डायरेक्टली डायरेक्टली। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, इसलिए आप ऐसे चीजों को मैच करना सीख जाइए। तो मेरे हिसाब से ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। अभी देखते हैं आपने क्या इसका आंसर दिया है। ये देखिए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैंने लॉक वाला क्वेश्चन दिखाया था उसमें सिर्फ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट हो जाता है, और जैसे ए और रीजनिंग करके आते हैं तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली चीज आ जाती है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने बोला था कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी में भी मैं बोल रही हूँ, आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं, पूरी लक्ष्मीकांत पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मैं वो जब पॉलिटी वाले पार्ट में आऊंगी तो वो चीज भी बताऊंगी। बट जिन बच्चों का ऑलरेडी बैकग्राउंड है, लक्ष्मीकांत 2-3 बार पढ़ चुके हैं, वो तो फिर से प्लीज पूरी ही पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका एक टाइप का रिविजन हो जाएगा। ये देखिए पार्ट 4 है, पार्ट 5 है। आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को मुझे जैसे पार्ट बताना पड़ेगा फिर से। तो और फिर आप ये ऑप्शंस भी देखिए, ए का 1 2 3 4, ये जो है ना, ये ऑप्शन देख के मैं समझ जाऊंगी ये इजी क्वेश्चन में ही डाला इन्होंने। क्योंकि अगर इनमें से आपको एक भी याद है, फॉर एग्जांपल आपको ये याद है कि पार्ट 4A जो है वो बाद में ऐड हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, तो अगर सी को मैंने सीधा 4 से भी कनेक्ट कर लिया, देखो सी का 4 एक ही आ गया। फिर चलो इसका और इसका फिर मैं मैच कर लूंगी, क्योंकि 4, हाँ सी का 4 यही है, और ये डी भी है, डी का फिर आ जाइए, ए का 3 किया हुआ है उन्होंने और ए का 2 किया है। ए का 2 क्या है, पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, हाँ जी हाँ जी यही है। और उन्होंने क्या कर रखा है 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं ड्यूटीज पहले राइट आई थी फिर ड्यूटी आई थी, तो पार्ट 3 इज राइट एंड पार्ट 4 इज ड्यूटी। तो ये मैच हो जाता है अपना। इस हिसाब से थोड़े थोड़े ट्रिक भी लगाया कीजिए, पर एक्चुअली जिन्होंने पढ़ा है उनको ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 के आगे पॉलिटी लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 के आगे भी पॉलिटी लिख लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये एक आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही आता है, और इसका आंसर है ए ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी ये देखिए, मैच द फॉलोइंग है, नहीं मैं आपको आंसर नहीं दिखाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप खुद ब खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के आगे आप इंडियन थिंकर्स लिख लीजिए।
इंडियन थिंकर्स, आगे पॉलिटिकल साइंस पे लिख लीजिए। अभी देखिए इनका क्या था, जैसे राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज था, ठीक है। ज्योतिबा फूले हैं, ये सत्य शोधक समाज इनकी बुक थी। अब इसके ऑप्शंस भी देखिए, ऑप्शंस देखिए, ये भी इजी क्वेश्चंस में ही है, क्योंकि जैसे अगर ए भी आता हो, एक भी आता हो, तो भी आप ये आंसर करेक्ट मार्क करेंगे। जैसे ए राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज कितनी बार पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। और जैसे ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, फिर ये आत्माराम पांडुरंगा ये प्रार्थना समाज, ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका वुमेन्स एजुकेशन और जो विडो वुमेन है उनकी शादी वगैरह कराना, ये सारी चीज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से मैच करती है। तो इनमें से एक भी याद होता ना आपको, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाता। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी मैच द फॉलोइंग है। ये देखिए मैप का क्वेश्चन आ गया, ये इजराइल पैलेस्टीन है। चलो मैं इसको बताती हूँ, आईआरएएम को मैप बहुत अच्छे से करना होता है। ये देखिए, ये जो बीच बीच वाला पार्ट है ना, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। अगर मेरा कर्सर दिखता है तो आपको, ये वाला पूरा इजराइल है। जो ए और बी है ना, ए तो है गाजा स्ट्रिप और बी है वेस्ट बैंक। और बी के भी टूवर्ड्स जो राइट हैंड है, टूवर्ड्स राइट हैंड लिखते वाली साइड के बी के इस तरफ जॉर्डन पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जब आप मैप करोगे ना, तो पूरा अच्छे से देख लेना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा ए और बी क्या है। तो ए इज गाजा स्ट्रिप एंड बी इज वेस्ट बैंक। अब देखते हैं ऑप्शन कैसे आएगा, ठीक है। ए इज वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम, नो नो नो, ये जेरूसलम तो सिर्फ एक सिटी है जो बी के और मतलब वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच में आती है, तो ये काट दो। बी तेल अवीव एंड जेरूसलम, नहीं, तेल अवीव कैपिटल है, जेरूसलम भी वो एक सिटी ही है। तो एक सिटी इतने बड़े मैप पे नहीं आ सकती, ये भी काट दो। सी गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक सही है, करेक्ट आंसर है। फिर से डी पे आ जाओ, तेल अवीव एंड वेस्ट बैंक, ये भी नहीं होता। तो इस वाले क्वेश्चन को ना अगर आप लॉजिकली भी कर लो, बाय चांस मैं मान लेती हूँ कि आपको मैप याद नहीं है, पर आपको इतना याद होना चाहिए जो जेरूसलम है, ये जो जेरूसलम है और ये जो तेल अवीव है, ये दोनों सिटीज है। तो सिटीज को आप पूरा एकदम मैप पे इतना बड़ा एरिया दे नहीं सकते। तो जेरूसलम देख के एक ऑप्शन काट दिया, बी भी काट दिया तेल अवीव को देख के, और डी भी काट दिया तेल अवीव को देख के, तो पीछे बचा गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। तो ऐसे आप ट्रिक से भी ये क्वेश्चन कर लेते, बट मैंने फेसबुक पेज पे इसराइल पैलेस्टीन इशू का भी पूरा वीडियो शेयर किया, आप प्लीज वो भी देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के आगे आप लिखिए मैप, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। मेरी वीडियो बड़ी भी हो सकती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि हाफ आवर में जितना मैं करा सकती हूँ करा दूं, फिर मैं पार्ट 2 में आ जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर बी, ये 16 इसमें है, जैसे अश्वघोष मृच्छकटिका, ये बहुत फेमस बुक्स है, ये बहुत ही फेमस बुक्स है। अश्वघोष मृच्छकटिका ये एक्चुअली एक वो थी, लकड़ी के लकड़ी और उसके मिट्टी की एक वो गाड़ा था, जैसे गाड़ा क्या बोलते हैं आप लोग उसको, ऑक्स के पीछे वो जो लगता है ना, ठीक है, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा। तो ये बुक्स किसने, कार्ट कार्ट हाँ, कार्ट, चैरियट टाइप। तो मिर्च कटिका वो थी। अश्वघोष भी ऐसे बहुत ही फेमस बुक है जो बुद्ध चरिता ने लिखी थी। और अश्वघोष और ये अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी है, अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी है, और इस पे संस्कृत का ग्रामर है, ठीक है। चलो देखते हैं, ऑप्शन भी बहुत इजीली दिखाई देखो। चलो किसी को अष्टध्यायी पाणिनि पता है, डी का 3 पता है, तो चलो 3 के 2 ऑप्शन आ गए। फिर मैं देखती हूँ, फिर मुझे मिर्च कटिका भी पता है कि मिर्च कटिका लिखी है ये इन्होंने, शुद्ध रखने, ठीक है। कालिदासा कालिदासा अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदासा अभिज्ञान शकुंतलम, तो सी का तो 2 है, हाँ सी का 2 है, अभिज्ञान शकुंतलम। ये एक लव स्टोरी थी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनको इनकी बुक्स के बारे में पता हो तो ठीक है, नहीं तो आप कैसे भी, जैसे ये चीज तो कहीं पे भी आपको पूरी मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगी कि कहीं से लिंक डाल दूं। तो 16th का आप लिख लीजिए, 16 का आप हिस्ट्री लिख लीजिए, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा वो मेडिवल वाला पार्ट ही हो जाएगा, आप सीधा इंडियन हिस्ट्री लिख लीजिए। 17th, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे दिखाना नहीं था, पहले समझाना था, ठीक है। डायलेक्टिक मटीरियलिज्म,
ये एक्चुअली कार्ल मार्क्स साहब की और हेगल साहब की दोनों से डायलेक्टिक मटेरियलिज्म होता है। आप इस वर्ड को तोड़िए। डाय डाय मतलब दो, डायलेक्टिकल कई बार हमारे ऐसे होते हैं ना कि बोलने का तरीका, आपका डायलेक्ट क्या है। तो एक्चुअली डायलेक्ट मटेरियल में दो स्कॉलर्स के आप बाद में बारे में आप ज्यादा पढ़ेंगे। एक तो हेगल साहब है और एक मार्क्स साहब है। हेगल साहब का जो डायलेक्टिक था ना, वो ऐसे था कि आपका आत्मचिंतन, कि आप क्या सोचते हैं और आपका अंदर ही अंदर क्या द्वंद है। तो उनका डायलेक्टिक मटेरियलिज्म थोड़ा उस चीज पे था, और कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक मटेरियलिज्म यही था। वो एट प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करते थे कि भाई हमेशा से ही ये ऐसा आता हुआ है कि भाई जो एक पर्टिकुलर क्लास है वो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सप्रेस करती है ताकि वो उसमें बनी रहे, हाई हाई अपर कास्ट में बनी रहे, अपर क्लास में बनी रहे। क्लास क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं इसमें। तो चलो इसको पढ़ती हूँ। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इज द क्रूड and deterministic form of Marxism that dominate intellectual life in orthodox communist state। हाँ जी, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट स्टेट में ही ये क्लास क्लास स्ट्रगल वो उसको बोलते हैं। और देखिए ये थोड़ी सी इसको आप मैच करने की कोशिश करेंगे था तो हिस्ट्री वाली चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। Historical materialism is the Marxist theory that holds that economic conditions ultimately structure law, politics, culture, and other aspects of social existence. That holds that economic conditions ultimately, ये इकोनॉमिक कंडीशंस ही इस चीज को स्ट्रक्चर को होल्ड करती है और हमेशा से ऐसा होता आया है। ये दोनों ही करेक्ट है, पर इसमें ये चीज होल्ड नहीं करेगी कि टू इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए। तो ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये थोड़ा सा आप चलो मान लो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 17 के आगे भी आप वेस्टर्न थिंकर लगा लीजिए और उसके आगे मार्क्स भी लिख लीजिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स साहब का तो क्वेश्चंस आना ही आना है। 18th, ये फिर से मैप वाला क्वेश्चन है। देखिए ये कंट्रीज हैं और इनकी कैपिटल है, तो ये भी आप मैप में कीजिएगा। इजी क्वेश्चन है ये, इजी इजी क्वेश्चन है ये। अभी कजाकिस्तान का ना, ये तो करंट में ही था, नूर सुल्तान, ये कैपिटल का रीनेमिंग हुआ है। ठीक है, जैसे सी का 2 से कर लिया मैंने। ठीक है, सी का 2 से कर लिया, और 2 का सिर्फ एक ही है, तो 2 देखते ही ये मैं ऑप्शन मार्क कर दूंगी फास्ट फास्ट। पर बाकी क्वेश्चंस भी आप देख के कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए। चलो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, दुशानबे कैपिटल होती है तजाकिस्तान की, नूर सुल्तान कजाकिस्तान की। और ये जो आशकाबाद है ना, आशकाबाद एग्रीमेंट, आप कितनी बार पढ़ेंगे आशकाबाद एग्रीमेंट, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो आशकाबाद है वो तुर्कमेनिस्तान की है। और ताशकंद, ताशकंद समझौता भी हुआ था, शास्त्री जी वहां पे गए थे। याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? प्रधानमंत्री सीरीज देखे या नहीं देखे? मैंने इसका भी फेसबुक पे लिंक भेजा है ताशकंद का, मतलब प्रधानमंत्री सीरीज का। तो ताशकंद जो है वो अपने यहाँ पे है, ये उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये सारी चीज मैं इससे फॉलोइंग है। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 18 के आगे मैप लिख लीजिए। देखिए मैप का दूसरा क्वेश्चन आ गया है आईआईएम वालों के लिए। चलिए जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ लिबर लिबर्टेरियनिज्म। हाँ जी हाँ जी, ये निश नॉर्जेक, नॉर्जेक का है ये इसका आंसर। प्लस ये वाले क्वेश्चन को देख के, ये वाले क्वेश्चंस के इन इन वाले थिंकर्स के लिए और ऑथर्स के लिए कि भी आप थोड़ा सा विकिपीडिया पे सर्च कर लीजिए। आई थिंक इसके लिए आप एक पैराग्राफ ही लिख लीजिए, हर किसी का एक एक। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसीलिए तो मैं कहती हूँ एनटी की वेबसाइट पे क्वेश्चन देखिएगा आप। ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये इसमें कुछ गलती हो गई थी तो इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, 20th क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है। ठीक है, 21st आ जाइए। ये फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन हो गया। पहले कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आए? यूएन, एससीओ, और अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आई है? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस काफी उसमें भी थी, करंट में भी थी। ये करंट वाली हो गई, तो आप इसको सीधा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, आप इसमें ग्रीन पीस मत लिखिए। पर इट वाज लाइक दैट टाइम इन अ न्यूज। ये भी आज ये असर्शन एंड रीजनिंग वही होता है कि क्या ये रीजन उसका है या नहीं है। ज्यादातर ना, अगर बाय चांस उधर
आप भूल गए हो और आपको ऐसे कि कुछ भी नहीं चूज हो रहा, तो आप फर्स्ट ऑप्शन ही चूज कीजिए। ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये मैं तुक्का मारने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के यही मैंने आंसर देखे थे। अगर बाय चांस वहां पे आपसे कुछ नहीं होता है तो मेरे कहने पे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप यही ऑप्शन मार्क करके आइएगा कि ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ठीक है, चलिए अभी तक मैंने इसका आंसर देखा नहीं है। फिलोसफी ऑफ रियलिज्म इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हाँ जी, नेशनल इंटरेस्ट पे ही इनकी रियलिज्म की सारी चीज चलती है, इनकी स्टार्टिंग ही इसी से हुई थी। यस, रियलिज्म सेज दैट नेशनल इंटरेस्ट हैज नो परमानेंट मीनिंग। हाँ जी, ये भी सही है क्योंकि वो आपकी स्थितियों को देख के चेंज होता है और इसीलिए रियलिज्म यही है। मुझे तो इसका आंसर यही लग रहा है, तुक्का भी मारने के लिए मैंने यही कहा है। अरे देखिए, R is not correct. ठीक है, R is not correct. Realism says that national interest has no permanent meaning, जो कि गलत हो गया। नेशनल इंटरेस्ट के परमानेंट मीनिंग है कि आप हमारी खुद की सेल्फ, जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, ज्यादा पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के आजू बाजू ही आपकी चीज है कि आपकी आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी पॉपुलेशन की सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्लस आपके जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं आपके, जैसे आपकी इकोनॉमी ग्रो करे और कोई आपके लैंड पे इंट्रूज ना करे, आपके बॉर्डर सिक्योर हो, ये सारी चीजें नेशनल इंटरेस्ट में आती है। तो रियलिज्म सेज दैट नेशनल इंटरेस्ट हैज नो परमानेंट मीनिंग, जो कि पार्शियली रॉन्ग है। हाफ ऑफ इट इज परमानेंट एंड हाफ ऑफ इट इज नॉट परमानेंट, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाया है। ठीक है, चलिए, बट फिर भी मेरी ये चीज आप मान के चलिएगा कि अगर बाय चांस आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आया और उसका आपको नहीं पता है, पहले उसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करके भी नहीं आ रहा तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आंसर ये होता है। ओके, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, गिवन बिलो स्टेटमेंट, मैकियावेली इज नॉट अ पॉलिटिकल फिलोसफर। नहीं, ये तो गलत है। मैकियावेली तो है पॉलिटिकल फिलोसफर। मैकियावेली और कौटिल्य को तभी तो कंपेयर करते हैं। मैकियावेलीज थॉट आर बोथ नेचुरली लोकल एंड नैरोली डेटेड। नेचुरली लोकल एंड नैरोली डेटेड, नैरोली डेटेड तो है, नैरोली लोकल तो नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट क्योंकि हाँ, मैकियावेली इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। हम चलो इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि मैकियावेली की क्या फिलोसफी थी कि द किंग शुड बी बोथ फिलोसोफर, किंग शुड बी बोथ लायन एंड किंग, लायन एंड फॉक्स, क्योंकि उसको चालाक भी होना चाहिए और उसको स्मार्ट भी, ताकतवर भी होना चाहिए। तो ये नैरोली डेटेड तो है। अब नैरोली लोकल, इस पे मेरे को थोड़ा डाउट है, बट फिर भी ये स्टेटमेंट ऐसे कह रहा है कि ये दोनों होनी चाहिए, तो नैरोली डेटेड नहीं है। तो इसलिए ये आंसर नैरोली डेटेड है, पर नैरोली लोकल है या नहीं, देखिए मैं खुद ही आपको कंफ्यूज कर रही हूँ। ये चीज को आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। आप इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 गोज टू वेस्टर्न थिंकर, इसमें मैकियावेली है। और क्वेश्चन नंबर 22 भी इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन का ये क्वेश्चन है। चलिए चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यही तो बात है ना, पीयर डिस्कशन टाइप ही हो रहा है कि मैं आपके सामने ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ। वैसे मैंने ये पेपर पहले देखा नहीं था। चलो देखते हैं। Identity determines interest. Interest determines action. Is association with. हाँ, identity determines interest. Interest determines action. चलो, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी एक रूल, जो स्टेट का लीडर होता है उसकी चीज काउंट करते हैं। चलो, लिबरल इंस्टीट्यूट नहीं, डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं। डिपेंडेंसी थ्योरी तो वो है कि कोर और पेरिफेरी वाली चीज आ जाती है इसमें, इमैनुअल वारल स्ट्रीम वाली चीज आ जाती है, तो ये कट जाएगा। इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी वाली चीज इसमें रिफ्लेक्ट हो नहीं रही है क्योंकि ये इंटरेस्ट डिटरमाइंस एक्शन पे आ गई है और इंटरेस्ट डिटरमाइन प्रॉफिट वगैरह टाइप चाहिए नहीं है।
ठीक है, लिबरल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू, नहीं नहीं, लिबरल इंस्टीट्यूशन तो यूएन टाइप वाली चीजें हैं, वो लोग इकट्ठा, ये लोग थोड़ा ज्यादा मानते हैं कि हमको मिलजुल के सब चीजों को सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने ए एलिमिनेट कर दिया, बी एलिमिनेट कर दिया, सी एलिमिनेट कर दिया। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट लीडर इंडिविजुअल को ज्यादा ध्यान देता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अलेक्जेंडर वेंट वगैरह पढ़ेंगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 के आगे आईआर लिखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। जनता वाल विमुक्ति पेरुना द्रविड़ मुद्रण कलगम, हाँ डीएमके हो गया ये जयललिता मैडम जी की पार्टी जो थी ना। और डीएमके तो इंडिया में जाएगा। फिर मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की है तो डी का 2 जाएगा। मुतिदा कौमी मूवमेंट, ये जनता विमुक्त पेरमुना, ये कुआमी कौमी है। ये जो वर्ड देख लिया ना, कौमी, कौम वाली चीज पाकिस्तान से मैच हो रही है, तो मैंने सी को 1 कर दिया है। ठीक है, और इंडिया का तो ये है ही डीएमके, बी एंड ये आई, ये मैच हो गया। ठीक है, मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के साथ मैच करती, तो चलो हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इन्होंने डी को 2 से किया है, और ए का इन्होंने श्रीलंका लिया है क्योंकि वो लास्ट में मेरे पास यही बचे। और सी कौमी है तो मैंने पाकिस्तान से मैच कर दिया, और डीएम की इंडिया का हो गया। जी हो गया, ये आंसर हो गया। और ये इजी क्वेश्चन ही था। देखो ए के सारे डिफरेंट डिफरेंट है, बी के भी सारे डिफरेंट डिफरेंट है। इजी मैच द फॉलोइंग है। तो आप 25 को क्या लिखेंगे आप? इंटरनेशनल रिलेशन भी नहीं लिख सकते इसको। चलो इसको करंट अफेयर जोड़ लो। करंट अफेयर भी नहीं होगा क्योंकि ये पुराने पुराने हैं। मुक्ति वाहिनी और बांग्लादेश इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है। चलो इसको इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस लिख लो, क्योंकि श्रीलंका वाली चीज तो मैंने तुक्के से ही सॉल्व की क्योंकि लास्ट में वही बचा। इस वाले क्वेश्चन को आप इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में लिख लो, क्योंकि और कोई चीज मिल नहीं रही है तो हमने उसमें कर दिया है। और वैसे थोड़ा ना ये रीजन स्पेसिफिक भी हो गया। साओ भी ऐसे क्वेश्चन डालेगा क्योंकि ये साउथ एशिया एज अ होल का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल क्राइसिस इन साउथ एशिया करके ऐसे कोई टॉपिक बनाऊंगी तो उसके नीचे ये सारी चीजें आती हैं। नेम द स्कॉलर हु सेड पावर इज एवरीथिंग। मिशेल फुको, फुको 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 बोलते हैं इनको। फुको भी काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। 26 पे आप लिख लीजिए थिंकर, और उसमें थोड़ा वेस्टर्न थिंकर ही आप लिख लीजिए। ये प्योरली पॉलिटिकल साइंस में ही आएंगे फुको। 27 बेसल कन्वेंशन हजार्डस वेस्ट, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। देखो इन्वायरमेंट जो है ना, उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, पर इन्वायरमेंट के एक दो क्वेश्चन बनने ही जाते हैं। और आजकल इन्वायरमेंट काफी, उसका एरिया ना हर किसी से लिंक होता है इन्वायरमेंट, क्योंकि एक टाइप का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वायरमेंट की बातें होती रहती हैं। हु वाज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन प्रेसिडेंट डी राइट इजनहार, हाँ एजनहार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने एजनहार साहब का नाम नहीं दिया है आपको प्रेसिडेंट्स में। आई रियली डोंट नो। चलो देखते हैं, क्या पता ये इवेंट इंपॉर्टेंट हो। हु वाज द यूएन सेक्रेटरी ऑफ in of state in President Eisenhower administration, a strong proponent of policy of containment, containment, and wanted Pakistan to join US military alliance in early 1950। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको मैं ना तरीके से बताती हूँ। देखो आप ये चीज नोट कर दो कि 1950 टाइम था। ठीक है, अब जॉन एफ कैनेडी तो खुद ही प्रेसिडेंट थे, तो वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्यों बनेंगे? ठीक है, तो जॉन एफ कैनेडी वाला ऑप्शन आप ऐसे कट कर दो। हेनरी किसिंजर अराउंड 1970-73, वो जो ये वाली चीजें होती थी ना, हेनरी किसिंजर बहुत बड़ा नाम है। जो इजराइल पैलेस्टीन और ये जो इजराइल एंड इजिप्ट ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, इसमें हेनरी किसिंजर साहब का बहुत बड़ा रोल था। तो ये 1950 और किसिंजर साहब मैच नहीं कर रहा है। जॉन एफ कैनेडी खुद ब खुद ही एक वो थे,
प्रेसिडेंट थे, तो उनको यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली चीज में आप मत मैच कीजिए। अब बाद में पीछे बचता है डीन रस्क एंड जॉन फॉस्टर डलस। डलस साहब का बहुत बार नाम आया है। तो आप, अब मैं बता रही हूँ कि बहुत से बच्चों को ना ये इन दोनों को बी और डी, बी और सी में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अब आप ऐसे, मेरी जैसी हालत अगर आपकी इस क्वेश्चन में हो रही है ना, तो आप इसमें तुक्का मार लेना। और फिर जैसे जॉन जॉन नेम थोड़ा ज्यादा यूएस में रहता है, डीन रस थोड़ा मेरे को जर्मन टाइप नेम लग रहा है। तो चलो, मैं तो इसको ये एक ट्रिक करती, तो कुछ आपको कुछ चीजें ना तुक्के से भी करनी पड़ती हैं, जैसे एलिमिनेशन प्लस हिंट। और बाकी अगर आप ये चीज पढ़ ले खुद से तो बहुत अच्छी बात है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को इसी हिसाब से ट्रिक से ही किया जाता है। तो 28 क्वेश्चन को आप किस चीज में लिखिए? अमेरिका में भी लिख लीजिए, अमेरिकन हिस्ट्री भी हो सकता है, पर इंडियन, चलो इसको 28 को मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ, मैं बाद में बताऊंगी स्लाइड नंबर 2 में कि इसको मैंने किस में डाला है। इंटरनेशनल सोलर सोलर अलायंस, ये जी हमारे इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। इज वाज असेंबली वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ जी, ये वही मैच हो रहा है। पेट्रोलियम कोल की तो एक ही मिनिस्ट्री है। एक्सटर्नल अफेयर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा मैच होता है। जो क्वेश्चन नंबर 29, 28, ये थोड़े बताऊंगी, बाद में बताऊंगी मैं किस में इंक्लूड कर रही हूँ, बट हाँ ये आप अभी देखिए, थोड़ा सा इन्वायरमेंट रिलेटेड भी हो जाता है, पर ये अपनी करंट अफेयर टाइप चीज में ही जाएगा। जो चीज जैसे ब्लैंक ब्लैंक लग रही है मैं उसको करंट अफेयर में डाल सकती हूँ, और ये इसको मैं करंट अफेयर में नहीं डालूंगी, इसको मैं आपको बताऊंगी मैं किस में डाल रही हूँ। लेकिन मुझे एजनहार साहब का नाम देना चाहिए था उसमें हिस्ट्री में। मतलब हिस्ट्री में जब मैंने आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की लिस्ट दी थी। चलो ठीक है, तो 30 क्वेश्चन पे आते हैं। द फेमस स्टेटमेंट पावर एंड डिसेप्शन, पावर एंड डिसेप्शन आर द टू एसेंशियल मीन टू कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी। मैकियावली, मैकियावली, पावर एंड डिसेप्शन, डिसेप्शन फॉक्स हो गया, पावर लाइन हो गया, ठीक है, मैकियावेली है। अब देखिए दूसरी चीजें भी अब पढ़ते हैं, आप ये बाकी के स्कॉलर्स भी पढ़ेंगे। थ्यूसिडिसिस जो है ना, वो इनका एक थ्यूसिडिसिस ट्रैप आएगा, आप वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हांस जे मॉर्गन तो रियलिज्म में अपने पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। हॉब्स साहब भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। हॉब्स की भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 30 आप ना, 30 आप आईआर में लिखिए। 30 को आप उसमें मत लिखिए पॉलिटिकल साइंस थिंकर्स में, क्योंकि मैकियावेली के पुराने क्वेश्चन मैंने पॉलिटिकल साइंस में लिखे थे, पर ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, ये हम आईआर में डील करेंगे, तो 30 को आईआर लिखिए। फिर से आ जाइए 31 टू 35, ये एक केस स्टडी हो गई। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 35 के आगे से मैं वीडियो पार्ट 2 में स्टार्ट करूंगी। पार्ट 1 में मैंने आपको यही समझाया है कि मेरे सामने पेपर आए तो बिना आंसर देखे मैं उस चीज को कैसे डील कर सकती हूँ। और हाँ, ये ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना बीच में, कि जिनके 2 क्वेश्चन हो गए और जिनका क्वेश्चन ही पूरा ड्रॉप हो गया, तो आप प्लीज ये क्वेश्चन देख के समझ जाइए कि आप किसी क्वेश्चन पे अटकिएगा मत। आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो आप छोड़ जाइए, कोई भी आंसर मार्क कर दीजिए, और बाद में जब आंसर की आएगी तो आप उसको ऑब्जेक्ट कीजिएगा, और वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको सबको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसको ड्रॉप ही कर देते हैं, काउंट ही नहीं करते। चलो, आई साइन ऑफ, आई साइन ऑफ।